already, we are dealing with a film that has been a part of our growing up. It has also been a part of our dreams. It's been a part of, the first moments of love, the first moments of defiance against parents. Everything almost that we have been in life, there is something of this film that stays with us. This is Mughal-e-Azam, and we have Javed Saab, who better really to bring to us the poetry and the aesthetics, the beauty and the vulnerabilities, and the protests that the film carries. I would just like to say that I heard him speaking about Mughal-e-Azam in London a while ago. And if you remember, there is a scene in the film where Dilip Kumar and Madhubala ji are together. And there is a feather that grows across Madhubala's face. And I see lots of dots, wonderful. And when Javed Saab had finished speaking about the film, that is exactly the feeling that I carried, as though a feather had been crossed by his words on my consciousness. I have carried that for many years, and I cannot tell you how delighted I am that Javed Saab is here now to share. ये जो क्लासिक कहलाती है, जैसे फिल्म हो या नॉवल हो या पोइट्री हो, कि ये क्लासिक है. क्लासिक क्या है? जो नॉन क्लासिक कहिए अगर कोई टर्म बना सके आप, तो वो क्या होता है? What makes a piece of art classic? मुझे ऐसा लगता है कि क्लासिक की खूबी ये है कि it is relevant in its own time and it keeps its relevance throughout the time. Times change, fashion change, morality changes, but it remains relevant. ये कम होता है. At any point of time, there are certain things which are popular, there are certain films which are popular, then time changes, films are removed from the theatre and then people forget about them. There are very few films which are remembered throughout the time, like in Hollywood, say Gone with the Wind, which was made perhaps 70 years ago, if not more. Godfather, it was made 50 years ago. But now these are Sound of Music. तो कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती और वो उनका एक रेलेवेंस रहता है. वो शायद कई लेवल पे काम कर रही होती है. उसकी वजह ये है, उनके डायमेंशंस होते हैं. मुग़ल-ए-आज़म भी एक ऐसी पिक्चर है. एक तो इसके डायलॉग, मुझे ऐसा लगता है कि जो इसकी राइटिंग है वो किसी भी यूनिवर्सिटी में उर्दू के डिपार्टमेंट की करिकुलम में हो सकती है और होनी चाहिए. सच बात तो ये है, इट इज सो वेरी वेल रिटन. देन वी हैव टू गिव क्रेडिट टू द डायरेक्टर. एक आज सलमान रुश्दी के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उसे हमने भी कंडेम किया है, लेकिन एक इंटरव्यू में उनका एक जुमला था जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ. एवरी स्टोरी इज अ सेंसर इन इटसेल्फ. इट स्टॉप्स यू फ्रॉम टेलिंग अदर टेल्स. हमारी फिल्मों की खराबी ये है ज़्यादातर कि वी ट्राई टू टेल अदर टेल्स ऑल्सो, सो वी फॉल बिटवीन टू स्टूल्स. उन्होंने कहा नहीं, मेरा प्रिंस गाना नहीं गाएगा, वो जो शहजादा है वो गाना नहीं गाएगा. और उन्होंने दिलीप कुमार से गाना पिक्चर में नहीं गवाया. अब ये रेस्टोरेंट की बात है. इसके बाद दूसरी फिल्में ताजमहल भी बनी थी, ये भी बनी थी, उसमें सब खूब गाने गाते थे प्रिंस, लेकिन इन्होंने गाना नहीं रखा. इसमें जो बादशाह था, आप ज़रा डिग्निटी देखिए. ये फिल्म अपने डायलॉग के लिए मशहूर है. इसके डायलॉग वाकई बहुत कमाल के, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. लेकिन इस फिल्म के कुछ बहुत कमाल के सीन साइलेंट हैं. और मेरे ख्याल से अच्छा डायलॉग राइटर ही वो है जो साइलेंस की इज्जत करना जानता हो. जैसे कि
अनूप जी ने एक सीन की मिसाल दी कि वो रात को उससे मिलने जाती है, पीछे शुभ दिन आए राजकुमार पिया जोगन बन के पिया मिलन को चली, वो बड़े गुलाम अली खां का गाना आ रहा है, और वो पूरा उनका रोमांटिक एपिसोड जो है वो साइलेंट है, उसमें कोई डायलॉग नहीं है। और वो जो है वो बैठी हुई है, वो एक फेदर लिए हुए, वो फेदर कौन सा है मुझे मालूम नहीं, वो सफ़ेद रंग का, जो आहिस्ता से उसके चेहरे पे वैसे छूता है, तो वैसे छूता है, वो दोनों बस खामोश हैं, छू रहा है। और एक हमारे यहाँ कोई चंद बरस पहले एक किसी मैगजीन ने फिल्म मेकर से, एक्टर से, राइटर से, फिल्म इंडस्ट्री के, इंडिया के, ये पूछा था कि आपको सबसे अच्छा रोमांटिक सीन कौन सा लगा आज तक के हिंदी पिक्चर में, एंड मेनी ऑफ देम हैड गिवन दिस पर्टिकुलर सीन, ये फेदर टच का। तो अब आपको उसकी एक और कमाल की बात बताऊँ, व्हेन दिस सीन वाज बीइंग पिक्चराइज्ड, मधुबाला एंड दिलीप कुमार वर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, उनके रिलेशन खराब थी, उनका कोर्ट में केस था एक दूसरे के खिलाफ, एंड देन दे शॉट दिस। That's what actors are about. Yeah, you can never trust them, कभी भी सू कर देंगे। तो ये साइलेंस, या जब पहली दफ़ा अकबर को मालूम होता है, वो सीन आप लोगों को याद होगा कि ये अकबर अनारकली और सलीम में को हिस्सा है नहीं, रशद देर, और वहाँ पर वो लड़की भागने की कोशिश कर रही है कि जहाँ पना आ रहे हैं और मैं आपको रसवा नहीं होने दूँगी, और ये वो अल्टीमेटली शी गोज राइट इनटू द लायन डेन, और वो निकलता है उधर से, एंड शी कम बैक रनिंग एंड शी हग्स सलीम एंड अकबर इज ओनली वॉचिंग हर, एंड अल्टीमेटली शी फॉल्स एंड फेंट्स, एंड बोथ फादर एंड सन आर स्टैंडिंग इन साइलेंस, देन अकबर टर्न्स विद contemptuous expression and goes away. Not a single dialogue. Not a single dialogue. So there have been scenes in a film which is known for its great dialogue, but they were silent. ये dignity थी उसकी। मुझे तो genuinely ऐसा लगता है कि इस पिक्चर में ऐसे सीन्स हैं जो कि शेक्सपियर के जो आप बेहतरीन प्लेस देखते हैं उस लेवल की। ख़ासतौर से मैंने 3-4 सीन, मेरे पास वो स्क्रिप्ट है जो नसरीन मुन्नी कबीर ने उसे ट्रांसलेट भी किया है, मेरे पास उसकी कॉपी है, तो 3-4 सीन मैंने उसके सोचे थे कि अगर बहुत लोगों ने नहीं देखी पिक्चर तो सुना कि मैं आइडिया दूँगा, लेकिन अब मैं आपको सिर्फ एक ही सीन सुनाऊँगा उसका। अभी जहाँ तक परफॉर्मेंस की बात है, अकबर अगर किसी तरह से जिंदा होके आ जाए और वो पृथ्वीराज जैसा न लगता हो तो हम तो मानेंगे नहीं, इतना पावरफुल परफॉर्मेंस पृथ्वीराज जी का था। दिलीप साहब, अब देखिए ये बड़ी बारीक बातें होती हैं। आप अगर गंगा जमुना देखेंगे जो कि दिलीप कुमार के वन ऑफ द फाइनेस्ट, पर एवर द फाइनेस्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि ही इज इलिटरेट, ही इज अ विलेजर, अनकूथ विलेजर, तो उसका मुंह हमेशा ज़रा सा खुला रहता है, बात करता है, देख रहा है तो थोड़ा मुंह खुला होता है। अब आप देखिए मुगल आज़म में दिलीप कुमार जब जुमला बोलता है, बिकॉज ही इज अ प्रिंस, तो जब वो जुमला बोलता है तो उसके बाद उसके होंठ बंद हो जाते हैं, उसमें फाइनलिटी उससे आती है, सिवाय एक एंड का सीन यहाँ पर उसको फूल सुंघा देती है जैसे उसे नशा हो जाता है, देयर ही हैज एन ओपन माउथ बिकॉज ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, अदरवाइज एक क्रिस्टनेस है, ये बात खत्म हो गई। और डिग्निटी क्या है कि व्हेन दे आर मीटिंग इन द गार्डन, वो कुछ आवाज़ सी होती है और वो लड़की कहती है हमें कोई देख रहा है और भाग जाती है। अनारकली एवरेज फिल्म मेकर होता तो उस प्रिंस को इसके पीछे लगा देता, भागता कहाँ है, और अल्टीमेटली पकड़ लेता और टर्न करता बाहर तुम। वो भागा नहीं, उसने मुड़ के भी नहीं देखा, उसने कहा कि गुस्ताख ने यहाँ आने की जरूरत की है, वो हमारे महल में आ सके। अब जरा उसका कॉन्फिडेंस देखिए कि अगर उसने कह दिया तो आएगा। वो उसने देखा नहीं कौन है क्या है, और वो आई
बाहर जिसने निगार सुल्ताना ने बहुत अच्छा रोल किया। ये डिग्निटी, ये पावर जो है, ये इसके पीछे बड़ा डायरेक्टर का भी यकीन चाहिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटर ने लिख दिया। खैर पृथ्वीराज जी का जो काम है अपनी जगह है, दिलीप कुमार साहब से तो आप अच्छी एक्टिंग एक्सपेक्ट ही करते हैं, मगर मैं समझता हूँ द मोस्ट प्लेजेंट शॉट एज फॉर एज एक्टिंग इज कंसर्न, द कास्ट इज कंसर्न, केम फ्रॉम मधुबाला। मधुबाला वॉज नोन एज अ प्रिटी फेस जो लाइट रोल्स कर लेती है। इस फिल्म में जो उसने काम किया है, उसमें जो इमोशनल डेप्थ है और जो फीलिंग है, वो कमाल की है। उसका काम इनमें से किसी से कम नहीं था, बहुत ज़बरदस्त था। इस फिल्म में 4 राइटर थे। आइए एक तो जो राइटर थे, एक कमाल अब्रोही, अमानुल्लाह और यहाँ वजाहत मिर्ज़ा, उनका ही नाम मेरे ज़हन से स्लिप हो रहा था, जिनका मैं बहुत बड़ा इकबाल हूँ। वजाहत मिर्ज़ा ने इसके अलावा भी लिखी है मदर इंडिया, और गंगा जमुना के डायलॉग भी वजाहत मिर्ज़ा के हैं। मतलब देखिए आप, मदर इंडिया, गंगा जमुना और मुग़ल आज़म, एक डायलॉग राइटर उसमें था। ये 3 और थे। मैं कमाल साहब के और वजाहत मिर्ज़ा के काम से ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। मैं अमानुल्लाह साहब जो कि ज़ीनत अमान के फादर थे, मैं उनकी दूसरी कोई पिक्चर मुझे मालूम नहीं है कि उसमें उन्होंने क्या लिखा था, तो मैं उन लोग के बारे में, इन 2 के बारे में इतना बात नहीं कर सकूँगा, लेकिन इन लोगों के काम से मैं बहुत वाकिफ़ हूँ और बहुत अच्छा काम करने वाले लोग थे। कमाल साहब की जितनी फिल्में हैं उनमें एक बात हल्की सी कॉमन है। पाकिज़ा, महल उन्होंने बनाई थी। महल तो नहीं देखी होगी आप में से किसी ने, वो भी देख ली है। अच्छा ठीक है, इधर सन्नाटा है, चलो शुक्र। तो पाकिज़ा, महल और एक फिल्म उन्होंने बनाई थी दायरा, जो उन्होंने और कुछ और लोगों ने देखी, ज़्यादा लोगों ने नहीं देखी। मगर उनकी फिल्मों में एक बात कॉमन दिखाई देती है, इनकी जो हीरोइन है वो बहुत चुलबुली नहीं होती। इनकी हीरोइन एक कुछ रेटिसेंट सी, खामोश सी, बिल्कुल ऐसा लगता है शायद थोड़ी बीमार भी है। तो अब देखिएगा पाकिज़ा भी, पाकिज़ा एक नहायत ही काहिल किस्म की तवाइफ थी, तो ऐसी तवाइफ को 2 दिन काम ना चले, मुझे ऐसा लगता है। उसमें महल में भी जो मधुबाला थी वो एक खामोश आहिस्ता से चलने वाली, कुछ एम्बिगुअस तरीके से बात करने, तो ये जो उनका कहीं एक कॉन्सेप्ट था ब्यूटी का या रोमांटिक इमेज का, उसमें ये एक बहुत खामोश खोई खोई सी लड़की का तस्वुर था। एक और उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी, बना रहे थे, मैं उसमें जाके फिल्म इंडस्ट्री जब गया था वहीं असिस्टेंट हुआ था, शक्कर हुसैन। उसमें भी वो लड़की जो थी वो, उसकी कुछ डुअल पर्सनालिटी थी, रात को बिस्तर से उठ के चलने लगती थी नींद में, स्लीप वॉकर थी ये वो। तो वो उसकी कुछ रेमिनेंस मुझे अनारकली में भी दिखाई देते हैं, ख़ास तौर से शुरू के हिस्सों में। वो बहुत ही रेटिसेंट, वो अपने कमरे में बैठी है, बाहर निकलने को तैयार नहीं, बात भी सांसों में करती है, बहुत केयरफुल है वगैरह वगैरह। तो लेकिन जो ड्रामा है मुझे उसमें वजाहत मिर्ज़ा ज़्यादा दिखाई देते हैं, इज़ अ पावरफुल मैन, और उनका ड्रामा हमेशा बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रॉन्ग होता था। और उनके जुमले जो थे, अलग अलग फिल्मों में अलग अलग ज़बान इस्तेमाल होती है और अलग अलग अंदाज़ होता है, लेकिन आपको राइटर का स्टाइल या उसकी अप्रोच का पता चलता है। मदर इंडिया में उनका एक जुमला था जो मुझे कभी मैं भूलूँगा नहीं। ऐसे बड़ी बड़ी बातें तो आसानी से कर लेते हैं लोग, राइटर भी बड़े बड़े डायलॉग आसानी से लिखते हैं। एक छोटा सा डायलॉग है, उसमें मालूम होता है क्या कह गया वो, कि जब ये इनका, मैं ज़रा सा मुग़ल आज़म से हट रहा हूँ, कि वो बाढ़ आती है, सब तबाह हो जाते हैं, और वो जो राधा है, जो हीरोइन थी नरगिस, उसके पास बच्चों को खाना देने की भी
फुर्सत नहीं है। और वो सुखी लाला जिसकी हमेशा उसके ऊपर नज़र थी, बद नज़र थी, वो आता है रात को लालटेन लिए हुए और कुछ चने लेके आता है और वो बच्चों को चने देता है। अरे राम राम, क्या हाल है बच्चों का, लो बेटा ये खा लो ये। और वो कहता है कि तुम आके मेरे साथ क्यों नहीं रहने लगते, मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और वो खामोश रहती है और गुस्से में है और कहती तुम यहाँ से चले जाओ। तो जाते वक्त जब उसे पूरा उसे जो ऑफ़र किया है उसमें जाते वक्त कहता है कि अच्छी तरह सोच लो राधा, कोनो जल्दी नहीं, सुखी लाला बहुत सबर वाले आदमी है। ये जुमला जो है ये मुझे कल्चर की याद दिलाता है। सुखी लाला बहुत सबर वाले आदमी है। आई विल वेट टिल यू ब्रेक डाउन। ये बड़ा खतरनाक जुमला है, मामूली नहीं। तो ये जो पावर थी और स्टैंडिंग थी राइटर की, वो आपको इनके ड्रामेटिक सीन्स में मिलती है। मैं समझता हूँ कि इसके जो ड्रामा था जहाँ जहाँ, उसमें वजाहत मिर्जा का बहुत हाथ होगा। आप बात करें बट इट्स वैलिड टू टॉक अबाउट इट राइट नाउ। अगर 3 या 4 राइटर्स हैं एक पर्टिकुलर मूवी के लिए, तो किसका क्या क्या योगदान रहता है, एंड हाउ डू दे रियली यू नो have their thought process going together if they have different styles of writing or thought processes? I have no idea what process, there can be many processes. Yeah. But what process they had developed or accepted, I have no idea. कि वो क्या चारों लोग उसी सीन के वर्जन लिखते थे, फिर होता था नहीं ये बेटर है, ये इसमें से ले लो, और उसे फिर बहस करके डेवलप करते, मुझे मालूम नहीं। या ये कि भाई ये सीन यही लिखेंगे, पता नहीं, सब कुछ हो सकता है। हम तो एंड रिजल्ट ही देख सकते हैं, अब वो कैसे हुआ था क्या पता। और गेस कर सकते हैं, हो सकता है गेस भी सही ना हो। मैं तो एज अ सिनेगोर, जैसे आपने फिल्म देखी, मैंने भी फिल्म देखी, तो मैं ऐसा अंदाज़ा लगा रहा हूँ। लेकिन जो राइटर्स के जो ट्रेंड थे, और उसके बाद इन बातों से, इन राइटर्स की कैपेबिलिटी से डायरेक्टर की कैपेबिलिटी रिड्यूस नहीं होती है या उसकी स्टेटस रिड्यूस, इसलिए कि अल्टीमेटली ही इज द बक स्टॉप विद हिम। अगर वो एक साइलेंट सीन को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसे मालूम है कि मैं वो ड्रामा साइलेंस में क्रिएट कर दूंगा। अगर वो उनके पूरी रोमांटिक जो रात है उसमें एक भी डायलॉग नहीं रखता, जबकि उसके पास 4 कॉम्पिटेंट डायलॉग राइटर है, तो ये उसकी हिम्मत है कि वो समझता है कि साइलेंटली कन्वे हो जाएगा। अगर वो उसे पीछे भगाता नहीं है तो उसको मालूम है कि ये मेरी प्रिंस की डिग्निटी के ख़िलाफ़ है। तो ये जो अल्टीमेटली तो जो डायरेक्टर का जो एस्थेटिक्स है वो पिक्चर में जाएगा। मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अगर आप लोग खुद गैस कर लें तो मुझे बहुत खुशी होगी कि एक फिल्म डायरेक्टर हैं और जो कामयाब भी रहे, तो नहीं रहे होते कामयाब, उनको आप दुनिया के अमीर तरीन आदमी का रोल दे दीजिए, कैरेक्टर दे दिए उनकी स्क्रिप्ट में, वो जब उसे शूट करेंगे तो मिडिल क्लास का लगने लगेगा। इसलिए जो उनका बस यही एटीट्यूड है, उनका यही लेवल है। तो वो जी मेरे जेब में भी है कुछ ऐसा। तो अल्टीमेटली when one is praising the actors or the writer, it doesn't reduce the contribution or the caliber of the director. जो डायलॉग उसमें जहाँ जहाँ है, मैं आपको 1-2 सीन ज़रूर सुनाना चाहूँगा, इसलिए कि मैं कुछ भी उसके बारे में बोल दूँ। जो उसमें बात है, ये जो है सब उनकी मोहब्बत हुई और बगावत हुई और उसके बाद अल्टीमेटली अनारकली को मौत की सज़ा दे दी गई। जब मौत की सज़ा उसे दे दी जाती है तो मानसिंह उससे पूछता है, अनारकली दस्तूर है कि मरने वाले से उसकी आखिरी आरज़ू पूछी जाती है। अगर कोई आरज़ू हो तो महाबली के हुजूर में अर्ज़ करो। अनारकली जवाब देती है, कनीज़ की आरज़ू जिल्लाही के अख्तियार में नहीं। अकबर कहता है, हमारे रहम करम का दायरा इतना तंग नहीं कि जिसमें कनीज़ की आखिरी आरज़ू भी न समा सके। बयान कर अनारकली मरने से पहले कनीज़
मलिका बनना चाहती है। अकबर अड़कता, अंजाम कार तेरे लबों पे आज तेरे दिल की आरज़ू आई गई, मौत की डरावनी रात में भी तू हिंदुस्तान की मलिका बनने के सुनहरे ख्वाब को भूल न सकी। अनारकली कहती है, कनीज की मजबूरी को आरज़ू न समझे देने लाई, साहिब आलम ने मुझसे वादा किया था कि मुझे अपनी मलिका बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि उनका वादा छूटा हो और हिंदुस्तान का होने वाला बादशाह जिंदगी भर एक अदना कनीज से शर्म था। वो कहता है, हम हिंदुस्तान के होने वाले बादशाह को शर्मिंदा नहीं होने देंगे। मान सिंह सलीम को रिहा कर दिया जाए। कट करते हैं, अगला सीन है दुल्हन के कपड़ों में, वाइट कपड़ों में अनारकली को अकबर एक गुलाब देता है। सुबह होने से पहले बेहोशी की दवा में बसा हुआ ये फूल तुझे सलीम को सुहाना होगा, ताकि वो तेरी मौत से नाशना हो जाए, तुझे भूल जाए और हमारे पहरेदार तुझे बेहोश आशिक के पहलू से उठाकर मौत की आगोश में गुम कर दे। अनारकली, मौत मोहब्बत से करीब हो गई, ऐसा ही होगा। इसे अगर ऐसा नहीं हुआ तो सलीम तुझे मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुझे जीने नहीं देंगे। वो कहती है, कनीज तो कब की मर चुकी है, अब जनाजे को रुखसत की इजाजत दीजिए। और दुल्हन के कपड़े क्या है? अनारकली के सर पे अकबर कांपते हुए हाथों से बेसिक एंड वेल ताज रखता है और उसकी तरफ देखता भी नहीं, जा सकती है। शहनशाह के बेहिसाब बख्शिशों के बदले में ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपना खून माफ करती है। अब आप देखिए कि इसने पहली दफ़ा अकबर को जैसे वो ज़िल्ले इलाही जहाँ पनाह ढूंढती है, यहाँ उसने उसे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर शहनशाह की बेपनाह बख्शिश, ये कनीज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ कर दिया, उसको ह्यूमनाइज कर दिया, इंसान बना दिया। बादशाह तो हो तुम, लेकिन ये मत याद रखना कि तुम इंसान भी हो, और मैं तुमको इंसान जो है उसको मैं माफ़ कर गया। वे कितनी मैच्योर और कितनी कमाल की राइटिंग, ये यानी दुनिया के किसी भी लिटरेचर के सामने इसे रखिए तो फीकी नहीं पड़ेगी। हमारे यहाँ किस्सा क्या है कि हम लोग को अपने ही इंटेलेक्चुअल होने पे, अपने ही लर्नड होने पे इतना शक है कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे लगे कि हम ऐसे हैं नहीं जैसा हम बताना चाह रहे हैं कि हम हैं। वहाँ पर एक ब्रिटिश नेशनल म्यूज़ियम में एक बहुत बड़ा सा हॉल है, फुटबॉल के ग्राउंड के बराबर, उसमें सिर्फ शोकेसेस रखे हुए हैं जिसमें शेक्सपियर से लेकर ब्लेक, वर्ड्सवर्थ, शेले, कीट्स, यू नेम एनी पोएट, बायरन, फिर प्रोज राइटर्स चाहे वो शॉ, बर्नार्ड शॉ, जो भी राइटर्स हुए हैं उनके मैन्यूस्क्रिप्ट, उनके रफ कॉपियाँ, उनके लेटर वहाँ रखे। जो शेक्सपियर की भी है, शेक्सपियर का एक वो कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा था शेक्सपियर, तो उसने कॉलम पे नोट दिए हैं कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चेंज चाहिए, वो भी है। और उसी हॉल में एक और भी शोकेस है जिसमें पॉल मैकार्टनी के हाथ का लिखा हुआ यस्टरडे। ये पॉल मैकार्टनी का जो यस्टरडे है वो बताता है कि इस कौम को अपने ऊपर भरोसा है, इसे डर नहीं लगता है यस्टरडे को अप्रिशिएट करने में कि कहीं हमें जाहिल न समझा जाए, कहीं हमें कुछ छोटा न समझा जाए, वो उसे भी ओन करते हैं। हमारे यहाँ ये कॉन्फिडेंस ज़रा कम दिखाई देता है। मुग़ल आज़म कॉलेजेस में पढ़ाई जानी चाहिए थी, इतनी अच्छी स्क्रिप्ट उसकी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये बात ये एक और जो मैंने शुरू में आपसे अर्ज़ किया था कि ये क्लासिक है। कमाल क्या है, ये सारे डायलॉग और कमाल के वो जो कोर्ट सीन्स हैं, ये सीन मैंने भी मार्क किए थे, अब आपको क्या सुनाऊँ, आपने तो पिक्चर ही देख ली।
नहीं, तो आप सुनाइए। अच्छा सुना देंगे। आप सच ये है कि इन सबको हटा के देखिए, कहानी क्या है। कहानी तो हर घर की है ये। कहानी ये है कि बाप है, बेटा है, माँ है। बेटा कुछ करना चाहता है, चलो अनारकली हो सकता है, कोई प्रोफेशन होता है, हो सकता है कोई वोकेशन होता है, कुछ भी हो सकता था। बाप उसके खिलाफ है, माँ बीच में है। माँ बेटे को समझाती है बाप के लिए, बाप को समझाती है बेटे के लिए। तो ये तो हर जगह देखते हैं। सच पूछो तो हमारी भी एक फिल्म थी शक्ति, उसमें भी ये जो बेसिक प्रॉब्लम था वो यही फंसा हुआ था। रीज़न अलग थे बाप बेटे के डिफरेंसेस के, लेकिन था तो यही। अब ये कहानी पुरानी कैसे हो? जब तक बेटे बाप से बगावत कर रहे हैं, जो वह हमेशा करते रहेंगे, मुझे यकीन है, तो ये कहानी पुरानी नहीं हो सकती। ये अल्टीमेटली वही कहानी है जो कि हम यहाँ फ़र्क ये है कि हम इतनी अच्छी तरह अपने इमोशन को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, हम अपनी फीलिंग्स को इस तरह कह नहीं पाते। लेकिन जब कोई बेटा कह रहा है या कोई बाप कह रहा है, तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ यही तो हम कहना चाहते थे, मगर इतने अच्छे वर्ड थे नहीं हमारे पास। बात तो यही है। तो वो जो आपका उससे कनेक्टिविटी है वो टूटती नहीं है जब तक कि ह्यूमन रिलेशनशिप में माँ ऐसी होती है, माँ इसी दुविधा में होती है कि भाई बेटे को संभाले कि बाप को संभाले। तो वो उसी में है। क्या क्या सीन इसमें है। जोधा भाई का बहुत खूबसूरत कैरेक्टर है। अब जोधा भाई के पास जब ये पहली दफ़ा जब ये लड़की अरेस्ट कर ली गई है ना, तो ये गुस्से में जाता है माँ के पास। वो सीन सुनाता ही हूँ, बहुत अच्छा। वो मेरी तारीफ से काम नहीं करता, वो सुनाने के काबिल। That's true. That's very true. Because every South Asian father wants to become Akbar. That's the problem. And every son wants to be Salim. अगर वो ये जान ले कि वो बादशाह सलामत नहीं है, तो लाइफ बड़ी आसान हो जाएगी। जोधा, अदब से बात करो सलीम। सलीम एक बहरन बादशाह के तहखाने में सलीम की अनारकली दम नहीं तोड़ेगी। मुझे इस फरमान आज़ादी में उनकी मोहर चाहिए। जोधा, अनारकली वाप आज़ाद नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? सलीम पूछता है क्यों नहीं की जाएगी? जोधा कहती है खामोश, एक शहजादे को अपना फ़र्ज नहीं भूलना चाहिए। कहता है वो कौन सा फ़र्ज है जो मोहब्बत को भी सीने में कुचल सकता है? महाबली का हुक्म तुम्हारा फ़र्ज है। ये फ़र्ज तो नहीं, एक शहंशाह के महल में पैदा होने की सज़ा थी, लेकिन हमारी ये बख्शी हुई अजीमुशान सज़ा तुझे भुगतनी होगी। तो फिर मासूम अनारकली को कैद करने के बजाय यही अजीमुशान सज़ा दी जाए। शी से हमारे फैसलों पे तुझे कोई इख्तियार नहीं, लेकिन मुझे अपनी जान पर इख्तियार है। अगर अनारकली आज़ाद न की गई तो कैदखाने की रात अनारकली पर नहीं, अकबर की सारी ज़िंदगी के मंसूबों पर भारी उतरेगी। डिग्निटी, मुझे ऐसा लगता है कि डिग्निटी एक ऐसी चीज़ है जो ऑब्सोलीट हो गई। दिस इज़ नॉट इन वोग एनीमोर। थिंग्स हैव बिकम कूल, नॉट डिग्निफाइड। तो ये गड़बड़ है। तो वो ठहराव, इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि आप डिग्निटी के लिए ठहराव चाहिए होता है, एक स्टेट क्वालिटी चाहिए होती है। स्टेट क्वालिटी ऑफर्स यू सेकेंड एंड थर्ड लुक, फिर आप उसे आराम से ठीक से देख सकते हैं। इसके लिए कोई तैयार नहीं है। दे डोंट हैव इनफ कॉन्फिडेंस इन द प्रोडक्ट और इन देमसेल्व्स कि इसको बहुत ध्यान से देखा जाए। तो वो बिफोर वो कहते, किसी का अच्छा शेर है कि अभी वो पिछले सवाल से ही उलझ रहा है, ये वक्त अच्छा, झट से अगला सवाल कर दे। तो वो किस्सा ये है कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम जल्दी से आगे निकल जाना चाहते हैं। टेम्पो जो बढ़ रहा है उसके और भी रीजन है, टेक्नोलॉजी भी उसका रीज़न है, श्रिंकिंग अटेंशन स्पैन भी उसका रीज़न है, लेकिन कहीं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। बिकॉज अगर हम आहिस्ता ठहर के बात करेंगे, ठहर के चलेंगे, ठहर के बैठेंगे, तो लोग हमें ठीक से देख सकेंगे, सुन सकेंगे, पता नहीं अग्री करें कि ना करें।
तो इसलिए इससे पहले कि एक बात के बारे में ज़्यादा सोचे लोग, दूसरी कर दो, फिर दूसरी के बारे में सोचने लगे, तीसरी कर दो। तो हम एक भाग रहे हैं अपने आप से भी और अपनी सच्चाई से भी। एक फिल्म में आपको वो बेताबी और वो घबराहट नहीं दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे हम इस इत्मीनान को, इस सुकून को इस से देखते हैं। वो हम उसे अपनाएं ना अपनाएं वो एक अलग बात है, हम खुद ऐसा करें ना करें वो अलग बात है, लेकिन जहाँ वो दिखाई दे रही है उसकी जो डिग्निटी, उसका ठहराव, उसका अपने अंदर जो सुकून है नैरेटिव में, उसकी हम इज्जत करते हैं। तो ज़रूर कुछ आप कहना चाह रहे हैं। आपने जैसे एक्सप्लेन किया, जैसा मैंने बोला था, मैंने 20 से ऊपर दफ़ा देखी। जो बात आप स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, एवरी टाइम जब भी उस फिल्म को देखते हैं, आज भी मैं देखूँ कुछ नया देख रहे हो। जी जी, यही क्लासिक की खूबी होती है, ये खूबी है। जैसे उसमें आँखों के इंप्रेशन को इतनी दफ़ा यूज़ किया गया, इतनी दफ़ा यूज़ किया गया, बहुत सीन ऐसे हैं, जैसे आपने बोला कुछ नहीं है, सिर्फ आँख के इंप्रेशन से वो आँखें बड़ी कर रहे हैं, छोटी कर रहे हैं। वो जैसे वो गाना है ना, उसमें जो प्यार किया करना क्या, जब वो पहले तो वो किया प्यार किया करना क्या, तो आती ऐसे है जाती ऐसे है, ये इंप्रेशन देती है। उसका मतलब जहाँ मैंने ऊपर पा करती है, ऐसी छोटी छोटी बातें इतनी है उस फिल्म में। जैसे बात करें राजा और उसके बेटे का, सलीम और अकबर का जो पोस्टर है, तो पीछे हाथ रख के चलते हैं। सेम टाइम पे दीप साहब को जब से गंगा जमुना से शुरू कर रहे हैं, उसमें क्या कर रहे हैं, वो इस फिल्म में क्या कर रहे हैं, सही आप लेवल दिखा रहे हैं, रियली उसमें बहुत कुछ है। और एक छोटी बात मैंने और नोट की थी, जो आपने जब महारानी का जिक्र हुआ तो मैं आपसे जिक्र करूँ कि अकबर की जो माँ थी, हुमायूं की बीवी हमीदा खातून नाम था, हमीदा बानो, उनकी कब्र जो है वो आगरे के पास है। जहांगीर की बीवी की कब्र लाहौर में है। शाहजहाँ की बीवी की कब्र ताजमहल में है। औरंगज़ेब की बीवी की कब्र औरंगाबाद में है। अकबर की बीवी की कब्र कहाँ है? कोई खबर नहीं। शाहजहाँ जो था, नॉट मैनी पीपल नो, उसके रगों में 75% राजपूत ब्लड था। उसकी दादी भी राजपूत थी और माँ भी। उसकी माँ का नाम था जगत गोसाई। जगत गोसाई की छतरी इलाहाबाद के पास है गांव में। छतरी का मतलब होता है कि जहाँ चिता जली वहीं छतरी बनाई जाती है। तो उनकी चिता जली थी। इनमें से कोई कभी कन्वर्ट नहीं हुई और कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं थी इनकी। ये बातें जो हैं आजकल लोगों को मालूम नहीं है और बल्कि छुपाई जाती हैं लोगों से, इसलिए कि वो पॉलिटिकली ये कन्वीनियंट नहीं है बातें कुछ लोगों के लिए। मगर हकीकत ये है कि अगर आप मुग़ल हिस्ट्री देखेंगे तो फ्रॉम अकबर ऑनवर्ड, हुकूमत तो अकबरी के ज़माने से शुरू हुई, उससे पहले तो ऐसी भागा दौड़ी चल रही थी। वो बीच में शेरशाह सूरी आ गया था 5 साल, फिर उसके बच्चे कोई 3-4 साल उन्होंने हुकूमत की। देन हुमायूं केम बैक, व्हेन ही केम बैक ही डाइड विदिन 6 मंथ्स। तो जो रियल जिसे आप मुग़ल एम्पायर कहेंगे वो अकबर के ज़माने से शुरू हुई और फिर उसे औरंगज़ेब ने तबाह किया। तो ये एक्चुअली ये कोलैबोरेशन में थी, ये अकेले मुग़लों की थी नहीं कभी। ये अकबर के ज़माने से इट वॉज इन कोलैबोरेशन विद राजपूत। Industry, how did the people writing survive financially? Here today we are so privileged to have grants and BMO and all of this to help. But how did they survive 16 years in writing, in planning, or 10 years or anything? Their survival basically. First of all, people who were working in Mughal-e-Azam were not only working in Mughal, they had other pictures also, they had other assignments, and they were getting money from there. And the financer of Mughal-e-Azam, Shahpurji Palangi, was a very strong man. So he must have looked after Mr. K. Asif. But rest of the people, K. Asif had a one-track mind. वो सिर्फ चिड़िया की आँख देख रहे थे, लेकिन बाकी लोग तो एक ही वक्त में और भी कई फिल्मों में, अब दिलीप कुमार ने 10 साल में और भी तो फिल्मों में काम किया होगा, मधुबाला ने किया होगा, अजीत साहब बड़ा इम्पोर्टेंट रोल था, पृथ्वीराज जी, दुर्गा कोटे,
ये दूसरी फिल्मों में भी काम कर रहे थे। ये राइटर जो हैं इन्होंने बहुत सारी और फिल्में भी लिखी हैं, जैसे मैंने आपको 2 फिल्मों का नाम ही बताया, मदन इंडिया और गंगा जमुना। ये उसी पीरियड में बनी है जब मुग़ल आज़म बन रही थी, तो उसमें भी उन्होंने काम किया। कमाल साहब अपनी पिक्चर भी बना रहे थे, वो भी उन्होंने भी टाइम दिया 9-10 साल का। तो मगर मीना कुमारी जी थी, कमा रही थी, तो चलती रहती थी। जिनके पास ये ऑप्शन नहीं होता, जिनके पास ये कोई लोग होते हैं ना, उनकी फैमिली भी इस इंडस्ट्री में देयर अराउंड, और कोई लोग होते हैं ऑब्वियसली दैट कारिंदे, ये पूरा जो माहौल था वो फ्यूडल था। अब ये बहुत कॉर्पोरेटाइज हो गया और फिल्में बहुत जल्दी बनती हैं। उसका जो प्री प्रोडक्शन है वो 1-1 साल लेता है, लेकिन जब सेट पे जाते हैं या लोकेशन पे जाते हैं तो 3 से 4 महीने में शूटिंग खत्म हो जाती है। और उसके बाद फिर पोस्ट प्रोडक्शन भी काम वक्त ले सकता है, लेकिन शूटिंग टाइम नहीं लेती है, इसलिए कि एवरीथिंग इज़ वेरी वेल ऑर्गेनाइज। वहाँ पर क्या था कि अच्छा अजीब बात है, देखिए तब फिनांस बैंक से नहीं होता था, कॉरपोरेट्स नहीं आए थे, तो प्राइवेट फिनांसिंग होती थी। या हम डिस्ट्रीब्यूटर जो होते थे, 7 टेरिटरीज में हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री बटी हुई थी, 1 तो खैर ओवरसीज थी, बाकी 6 मुल्क के अंदर। वो टेरिटरीज के डिस्ट्रीब्यूटर पैसा एडवांस करते थे। अब वो कभी पैसा आया कभी नहीं आया, तो एक फिनांसर भी होता था टू बैक यू अप, वो कब पैसा दे रहा है नहीं दे रहा। तो होता ये था कि एक साथ पूरी पिक्चर की शूटिंग करने के पैसे ही नहीं होते थे उनके पास। तो अभी 4-5-6 दिन की शूटिंग की, फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा भाई 6 दिन की शूटिंग हो गई, कुछ पैसे भेज दो, फिर किसी ने भेजे किसी ने नहीं भेजे। इस बीच में अब एक्टर क्या घर बैठा रहेगा, तो वो क्या करता था कि 12 पिक्चरों में काम करने लगता था। 8 पिक्चर, 5 दिन आपको दे दिए, 4 उसे दे दिए, 3 उसे दे दिए, 2 उसे दे दिए, 8 उसे दे दिए, फिर आपका 3 महीने बाद मौका लगा। तो पिक्चरें 1.5 से 2 साल में बनती थी और एक्टर उस वक्त में 7, 8, 9 पिक्चरों में काम कर लेते थे। अब पैसा जब आ गया है, पैसे की कमी नहीं है, कॉर्पोरेट्स आ गया, बैंक्स आ गया, सिंस देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ फंडिंग, वो कहते हैं भैया तुम अपने पैसे ले लो पूरे और 3 महीने में सारी डेट चलो। तो अब शूटिंग जो है वो तेज़ होने लगी। तो दिस इज द पॉजिटिव साइड, बट देयर इज अ डाउन साइड ऑल्सो। तब एक एक्टर, एक स्टार, सी लेवल स्टार के साथ 12 प्रोडक्शन चल रहे होते थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में 3 चल सकते हैं अगर वो राउंड द क्लॉक काम करे। 4 महीने तो 3 ही होंगी ना। तो अब क्या हो गया है कि स्टार की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट गई है जो पहले थी। जब पैसे नहीं थे तो स्टार अवेलेबल था, अब पैसे आ गए तो स्टार अवेलेबल नहीं है। तो ये एक अजीब तरह का डाइकोटमी है और कॉन्ट्रडिक्शन। जाना उधर अच्छा नहीं लगता मुझे, पामाल रस्तों का, पामाल रस्ते ट्रॉडन पाथ, पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फ़ायदे इसमें, मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, खुददारी, सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो सर, कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। जी। After that beautiful quote, direct my question to the fact that I've always been very captivated by the song "Pyar Kiya To Darna Kya," it being a song of defiance in my eyes. Especially the words underlying the declaration that question the discourse of power, that speak to gender, Islam, and class. Gender and class. I mean, I think I wanted to ask you that how I'm a little nervous. How relevant is the portrayal of that Muslim courtesan played by Madhubala, in the sense that she is, especially the portrayal, like you talked about silent and dignified grace, yet questioning authority.
how relevant is that Muslim woman even today in India? Yeah, I mean, I think that there's a mask of conformity, yet she's challenging authority, especially the lyrics where she says कि पर्दा से डरना क्या जब खुदा से पर्दा नहीं है. So I mean, especially the lyrics in the song, being a song of defiance, which is celebrated even today, especially right now when it's so relevant with the LGBTQ rights as well. Today, I mean, especially, I do not know if how K. Asif being such a visionary at that point of time, how would that even, could he even imagine that today that would be a song of love in this context today, it being a classic which has evolved over time. I don't know if my question is very clear though, but I just want to know how relevant do you think after so many years of independence is that? Because in that particular political climate, his work certainly questioned authority, the state, especially in that song, but with a mask of conformity, she does it with dignified grace. Do you think that is so relevant today? Has much changed? Oh yes. It is strange to take this line. This is relevant even today because there are still social pressures on people to have a choice, free choice of their life partners, their lovers. उसमें social pressures हैं, उसमें communal pressures हैं, उसमें political pressures हैं. So yes, it is still relevant. प्यार किया तो डरना क्या? You have to be a rebel to fall in love with somebody whom you would like to love. Okay, it should have been so very natural and it should have been taken for granted. ठीक है, एक adult है, उसको कौन पसंद है वो जाने, उसका काम है. मगर society is breathing down your neck constantly and telling you no, you can't fall in love. There, we will tell you whom you should love. तो ये तो हमारी सोसाइटी में आज भी है, पहले भी था. तो प्यार किया तो डरना क्या is relevant. Are there any little stories you could share about that song as well? If you know something, Could we just have one final? Known as a very pretty looking heroine, but not as an actor. And इसमें उनका काम जो है वो बेमिसाल, जो कितने सीन उन्होंने किए हैं, जो अकबर के सामने दिए हैं, या खुद सलीम के साथ जो रोमांटिक सीन्स हैं उनके, जहाँ डायलॉग है, बहुत सेंसिटिव काम है, इसमें कोई शक नहीं. उसके अलावा दुर्गा कोटे, अजीत जिन्होंने दुर्जन सिंह का रोल किया, इस सब के काम बहुत बहुत अच्छे सधे हुए काम हैं और उसमें आप कहीं कोई कमजोरी नहीं निकाल सकते. कोई एग्जाम्पल मतलब दुर्गा कोटे का जो बेटे के साथ सीन है वो मेरा फेवरेट है. बहुत अच्छा सीन, बहुत अच्छा सीन. I was crying. जी जी जी. सब आपने जो भी नज़म पढ़ी है उसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप एक क्रिएटिव माइंड हैं. तो इस वक्त जो फिजा है मुल्क में, उसमें आप जैसा क्रिएटिव आदमी, उसकी एक तो आवाज़ भी हमें बुलंद ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, और अब बहुत सारे सर भी पाँव में नज़र आते हैं. तो जो क्रिएटिविटी है वो कितनी इफेक्ट होती है इस तरह के? देखिए, किसी भी समाज में, किसी भी जगह जहाँ आपको लगे कि ये कहूँ न कहूँ, ये कहूँ तो कितना कहूँ, नहीं कहूँ, उसमें कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी तो कर होती है. लेकिन मुझे एज अ राइटर अभी तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. और मैं कहूँ कि मुझे ये मैंने रोक किया, ये लिखने से वो लिखने से सब कुछ नहीं हुआ. मैं जो लिखना चाहता हूँ वो लिखता हूँ और मुझे अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ज़ाती तौर से. मगर मैं देखता हूँ कि एक आम फिज़ा कुछ ऐसी है और कुछ लोगों को गिला है कैसा है. लेकिन मैंने जो पोइट्री लिखी है, देखिए फिल्म में तो ये टॉपिक्स आते भी नहीं बहुत सारे, लेकिन जो मेरी लिटरेरी पोइट्री है उसमें मैंने बहुत कुछ लिखा है. और पिछले साल 1.5 साल में तो यही सब लिखा है और कुछ लिखा भी नहीं. तो ज़रूर देखिए, कहीं भी जो पास दैट भी होती हैं किसी भी जगह, इंक्लूडिंग दैट सो कॉल्ड फर्स्ट वर्ल्ड, तो वहाँ भी आप उनको जो पसंद नहीं है वो चाहते हैं आप ना कहें, लेकिन ये कि लोग कहते हैं और आप
कहिए, अगर उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेज है तो उसके लिए तैयार नहीं, ठीक है, देखा जाए, ये है। लेकिन ये भी सही है कि आम आदमी बहुत बातों से डरता भी है, तो दुनिया में हर जगह डरता है। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ डरता है और वहाँ नहीं डरता, सब जगह है। और रिस्ट्रिक्शन भी सब जगह है। आप इतनी बड़ी वॉर हुई थी इराक की, अमेरिकन टीवी पे आपने कभी एक अमेरिकन सोल्जर का कॉफिन देखा था? ये तो फ्री मीडिया है इनका, तो एक कॉफिन नहीं दिखाया गया कभी, इसलिए दिन मुझे लगते थे लिखने में। उसके बाद 20-22 दिन तक शेव भी नहीं करता था। रात के 2 बजे मैं आखिरी सीन जब लिखता था तो शेव करता था, कार में बैठता था, घर चला जाता था, भले कितना भी टाइम, भले बारिश हो रही हो, कुछ हो। एक चीज़ मैंने देखी है, इसकी साइंस क्या है या रैशनल क्या है, ये मेरी समझ से बाहर। मैं उस बंद कमरे में बैठ के जो सीन लिख रहा हूँ, अगर जब मैं एक सैड सीन लिख रहा हूँ, मेरी आंखों में आंसू आ गए लिखते में, मैं रो दिया लिखते लिखते, तो फिर ये सीन जो है मैं एक डायरेक्टर को दूंगा। ये डायरेक्टर एक एक्टर को एक्सप्लेन करेगा उस सेट पे जहाँ मैं हूँ भी नहीं, वो एक्टर उसे सीन को डायलॉग याद करके बोलेगा, फिर वो जाएगा कैमरा मैन होगा, ये एंगल से वो शॉट लेगा, फिर वो एडिटिंग रूम में जाएगा, एडिटर कहेगा ये यहाँ ये जो पॉज दिया है ज़रा बस यहीं ख़त्म कर दो, काटेगा। फिर वो पिक्चर जो है एक ऐसे शहर में रिलीज़ होगी, जैसे चिंचपोकली एक शहर का नाम है जहाँ मैं कभी नहीं गया हूँ और मुझे लगता भी नहीं है कि मैं जाऊँगा, तो वहाँ वो रिलीज़ होगी। अगर मैं उस बंद कमरे में बैठ के लिखते वक्त मेरी आँख में आंसू आ गए थे, तो वहाँ देखने वाले की आँख में आंसू आएगा। और अगर मैंने कि मैं तो कमाल का राइटर हूँ, यूँ करके यूँ लिख दूँगा तो बात बन जाएगी, तो नहीं बनेगी। क्या कनेक्शन है इतने लोगों के थ्रू वो सीन उस आदमी तक पहुँचा है, लेकिन उसकी सिंसेरिटी राइटर की जो है या लैक ऑफ सिंसेरिटी जो है वो कन्वे होती है। कैसे होती है मुझे पता नहीं, यू कांट मैनिपुलेट। और जो ये जो लाइट से पिक्चर है, वो चाहे चलती का नाम गाड़ी हो या कोई भी पिक्चर हो, अगर उसका जो सीन था, जो एक फ़नी सा सीन था, वो आप मुस्कुरा रहे थे लिखते वक्त और आपको हंसी आ रही थी, तो लोग हंसेंगे। अगर ये डाल दो इस पर तो लोग रिएक्ट ही करेंगे। देर आर 2 ways, आई डोंट नो, पीपल आस्क मी कि आपने तो बड़ी बड़े ब्लॉकबस्टर लिखी हैं, हमें बताइए कि सक्सेसफुल फिल्म लिखने का क्या राज। अगर मुझे मालूम होता हो तो मैंने रूप की रानी चोरों को राजा नहीं लिखी हो। तो याद रखिए, सवाल का लंबा जवाब दीजिएगा तो आदमी थक के आपकी बात मान Thank you very much, everyone. Thank you, Javed sir. My pleasure. Can we finish with the scene? One more. No, please. We have gone quite late now. And Javed sir is with us again on another session. So I promised you, that the feather will go across your consciousness. I think this is a very good moment. Let's take this with us. Javed sir, thank you very much. Totally.